नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन साथियों हमारे चैनल पे। साथियों अपन डिस्कस करने वाले हैं जो रीट साथियों आपकी मेन एग्जाम में साथियों, रीट का जो आपके लिए मेन एग्जाम है साथियों, उनके ऊपर मॉडल पेपर अपन रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको अभी तक 11 मॉडल पेपर करवा दिया साथियों। 11 जो मॉडल पेपर था हमारा, उसके हमने 65 क्वेश्चन देखे हैं साथियों। कितने देखे हैं? 65 क्वेश्चन हमने देखे साथियों। आज हम 66 से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे साथियों। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और साथियों जो बाकी बचे हुए आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आपको देख सकते हैं। रही बात साथियों पीडीएफ की, पीडीएफ आप बिल्कुल न्यूज़ लग डाउनलोड कर सकते हैं कि जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है साथियों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। वह वेद जिसमें पंचवीस की व्याख्या की गई साथियों। पंचवीस की व्याख्या की गई है किसमें बताइएगा? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद या यजुर्वेद। कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें पंचवीस की साथियों व्याख्या की गई है? पंचवीस। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है साथियों? यहाँ पे आंसर आपका रहेगा सामवेद रहेगा साथियों। क्या आंसर रहेगा? सामवेद आपका और राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सामवेद सभी वेदों का क्या है? ये सार रूप है साथियों। जितने वेद हैं उनका ये क्या है? ये सार रूप है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके दो सामवेद संहिता के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो आर्चिक और एक गान होते हैं साथियों। एक कौन होता है? आर्चिक और एक होता है गान, ठीक है ना। ये इसके दो भाग होते हैं। सामवेद की एक सहस्र शाखाओं का जो अध्ययन करने वाला पंडित होता है ना, उसको पंचवीस या उदात्ता कहते हैं साथियों। आगे देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका बताना है ये शब्द कहाँ से लिया गया है साथियों। तो यहाँ आंसर होगा साथियों बिल्कुल मुंडक उपनिषद हो जाएगा आपका। डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। आगे देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र की व्याख्या कौन से वेद में की गई साथियों? गायत्री मंत्र होम भूर्भुवः स्वः वाला, इसकी व्याख्या पूछी गई है कौन से वेद में करी गई है, ये बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका और ऋग्वेद राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? ऋग्वेद हो जाएगा आपका और राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा मुद्रा अध्यक्ष कहलाता है साथियों। मुद्रा अध्यक्ष कौन कहलाता है? मुद्रा अध्यक्ष, सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष या लक्षणा अध्यक्ष साथियों, लवणाध्यक्ष। तो बताइएगा साथियों 69 का क्या आंसर रहेगा आपके अनुसार? तो यहाँ आंसर आपका 69 का हो जाएगा साथियों लक्षणाध्यक्ष होगा। क्या होगा? लक्षणाध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप बताना आपको। तो अपन थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे साथियों। सांची का स्तूप बताइएगा। सांची का स्तूप कहाँ पे साथियों? बिल्कुल आपका भोपाल हो जाएगा साथियों। मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर सांची का स्तूप है साथियों। कहाँ पर है? भोपाल में ये सांची का स्तूप है साथियों, ठीक है ना। ये आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया साथियों? कश्मीर में जो श्रीनगर पूछा जा रहा है किसने बसाया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। कश्मीर में श्रीनगर हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंदुसार? बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे होगा आपका अशोक हो जाएगा साथियों। अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर बसाया गया था। और ये अभी जम्मू की साथियों क्या है? ये ग्रीष्मकालीन साथियों, ग्रीष्मकालीन क्या है? राजधानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। आगे देखिएगा आपके सामने तोताए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तोताए हिंद के नाम से बताइएगा कौन प्रसिद्ध है इनमें से? अमीर खुसरो, अकबर, बिरबल या बलबन? तोता हिंद के नाम से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो बताइएगा कौन है तोता हिंद? बिल्कुल यहाँ पे अमीर खुसरो हो जाएगा साथियों। तोता हिंद के नाम से ये प्रसिद्ध है। देखिएगा बात आ जाती है साथियों तोता हिंद उपाधि दी किसने थी? ये भी आ जाता है, ये पॉइंट है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों ये उपाधि दी थी तोता हिंद। किसको दी थी? अमीर खुसरो को दी थी, ठीक है ना। आगे देखिएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। तो बताइएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है साथियों? साथियों ये ऐसा मकबरा है जिसकी ईरानी शैली, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, 4 भाग, दोहरे भूगर्भ में निर्माण हुआ साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर होगा साथियों दिल्ली हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी थी साथियों? पृथ्वीराज रासो की रचना पूछी जा रही है, किसने करी थी साथियों? बताइएगा। हिंदी का जो वीरस है साथियों उसका सर्वश्रेष्ठ ये महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। किसने करी थी? यहाँ आंसर आपका होगा साथियों बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा चंद्रबरदाई साथियों। चंद्रबरदाई आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। 1892 में विधवाओं की दुर्दशा सुधारने एवं देवपदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करी थी साथियों। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना पूछी जा रही है साथियों।
तो ये पहली बात है, ये हुई कब थी? ये 1892 में साथियों। कब हुई थी? 1892 में हुई थी। अब क्वेश्चन है किसके द्वारा करी गई है, ये पूछा जा रहा आपसे। तो क्या राइट आंसर होगा साथियों? तो यहाँ आंसर होगा बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। हाँ जी, वीरे सालिंगम पतलू हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, आपका डी नंबर आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, कामागाटामारू प्रकरण कब गठित हुआ साथियों? कामागाटामारू प्रकरण कब गठित हुआ है बताइएगा। क्या आंसर होगा? देखिएगा साथियों, कामागाटामारू ये है क्या, ये पता होना चाहिए साथियों। ये भाप शक्ति से चलने वाला एक समुद्री जहाज है साथियों। क्या है? एक जापानी समुद्री जहाज है कामागाटामारू, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब प्रकरण क्या देखिएगा साथियों, अब इसको खरीदा किसने था? ये खरीदा था हांगकांग के रहने वाले थे साथियों, बाबा गुरदत्त सिंह ने खरीदा था। किसने खरीदा था? बाबा गुरदत्त सिंह ने खरीदा था साथियों। तो ये घटना कब होती है? ये होती है 1914 के अंदर ये घटना होती है। पूरी कहानी अब आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए अपन ज़्यादा यहाँ पे वक्त को नजर नहीं करेंगे साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल व नरम दल का समझौता हो साथियों? नरम दल और गरम दल का साथियों आपस में समझौता हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में बताइएगा। कौन सा अधिवेशन है साथियों यहाँ पे? तो यहाँ क्या आंसर होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ आपका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 साथियों। लखनऊ अधिवेशन 1916 आपका राइट आंसर होगा, जिसमें गरम दल व नरम दल का साथियों आपस में क्या हो जाता है? आपस में साथियों समझौता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? समझौता हो जाएगा और लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर। आगे देखिएगा, भू आब का अर्थ क्या है साथियों? भू आब का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है, बताइएगा भू आब का अर्थ होता है। तो देखिएगा साथियों, भू आब का जो अर्थ होता है वो होगा बिल्कुल पृथ्वी के समान आकार साथियों। क्या होगा? पृथ्वी के समान आकार, यानी कि भू आकार। वायुदाब की खोज किसने करी थी साथियों? वायुदाब की पूछी गई है, खोज किसने करी थी बताइएगा। वायुदाब की खोज किसने करी थी साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ग्यूरिक होगा साथियों। क्या होगा? ग्यूरिक हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वप्रथम यदि खोज पूछे तो 1651 में ग्यूरिक के द्वारा करी गई थी वायुदाब की खोज। इसके बाद में फेरल करता है साथियों, इसके बाद में फेरल करेगा, लेकिन सर्वप्रथम पूछे तो 1651 में हो जाएगा आपका वायुदाब की खोज साथियों। वायुदाब को मापा किस यंत्र से जाता है? तो आपका होगा साथियों बैरोमीटर होगा। क्या होगा आंसर? बैरोमीटर होगा साथियों। बैरोमीटर आपका राइट आंसर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर साथियों, टेम्परेचर क्या होता है? अप होगा तो वायुदाब क्या होगा साथियों? वायुदाब निम्न होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होता है? घटता है। और यदि टेम्परेचर साथियों डाउन होगा तो वायुदाब कैसे होगा? बढ़ेगा साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ऊंचाई के साथ साथ क्या करता है? वायुदाब घटता है, ध्यान रखिए। जैसे जैसे ऊंचाई पे चलेंगे अपन, वायुदाब क्या होगा? घटता जाएगा। अब देखिएगा, निम्न स्थानों में से किस में एक में रुधिर वर्षा होती है साथियों? एक में रुधिर वर्षा बताइएगा। रुधिर वर्षा कहाँ होती है? इटली, फ्रांस, कनाडा या स्पेन? क्या आंसर होगा साथियों आपका? 80 नंबर क्वेश्चन होगा, बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर होगा साथियों आपका, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा इटली हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? आंसर आपका इटली हो जाएगा। देखिएगा साथियों, पूरी बात क्या है, जो सिरोको पवन होती है साथियों, उनके साथ साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है साथियों। क्या होती है? सिरोको पवनों के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये पवन क्या करती है? भूमध्य सागर से ना गुजरती है तो ये पवन क्या करती है? नमी धारण करती है साथियों। क्या करती है? नमी धारण करती है। अब ये जब नमी धारण करेगी साथियों, क्या करेगी? दक्षिण इटली में जब वर्षा प्रदान करेगी ना, तो वर्षा के साथ में क्या होती है? लाल रेत नीचे बैठ जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसे रुधिर वर्षा या रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विली विली है साथियों। विली विली क्या है बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाइएगा, इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है ना। लगाइएगा साथियों इस क्वेश्चन को स्टार। आपका विली विली है क्या? 81 का आंसर दीजिएगा साथियों। बिल्कुल उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है साथियों। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया का क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, गर्म हवा का उदाहरण जो नहीं है साथियों, गर्म हवा इनमें से कौन सी नहीं है? चीनुक, एनुक, पुर्गा या योमा? कौन सी साथियों गर्म हवा नहीं है बताइएगा। तो देखिएगा साथियों, गर्म हवा का जो उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा पुर्गा हो जाएगा साथियों। ये क्या है? एक ठंडी हवा है साथियों। क्या है? ये एक ठंडी हवा है जो कि साथियों मध्य एशिया में चलती है। कहाँ चलती है? ये मध्य एशिया में चलती है। बाकी ये चिनुक, अनुक, ये योमा सारी क्या है साथियों? ये सारी गर्म हवा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है साथियों? कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या गुम्बदाकार पर्वत या अवरोहित पर्वत साथियों? देखिएगा साथियों, क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा साथियों डी नंबर हो जाएगा, अवरोधी पर्वत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? अवरोधी का पर्वत हो जाएगा साथियों। अब अवरोधी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है साथियों? जो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक
आंतरिक जो हलचल होती है साथियों उसकी वजह से होता है। अब देखिएगा पूरी बात क्या, जैसे ये अपन ये पूरी पृथ्वी साथियों अपन मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अपन ये 3 पार्ट है। अब होगा क्या साथियों, ये जो पार्ट आपका ना, अब देखिएगा नेक्स्ट कैसा आपकी स्थिति बनेगी। नेक्स्ट स्थिति ऐसे बनेगी साथियों। अब इसमें अंतर क्या साथियों, ये जो इधर वाला जो पार्ट था और ये पार्ट था साथियों, ये क्या हुआ, ये नीचे चला गया, ठीक है ना। ये पार्ट ये सेम ऊपर रहा, इसको क्या बोलेंगे, अवरोधी बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये ऊपर रह गया और ये दोनों नीचे धस गए। ऐसे ही हमारा अवरोध ये ब्लॉक पर्वत का साथियों जो दक्षिणी हमारा भारत है वो ही साथियों क्या इसका एक उदाहरण है। आगे देखिएगा आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रित सेल नहीं है, केंद्रित सेल नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन सी केंद्रित सेल नहीं है इनमें से बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों चूना पत्थर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा साथियों। आग्नेय एवं अवसादी जो चट्टानें होती है साथियों, वो ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन या रूपांतर होता है साथियों उसे बोलते हैं केंद्रित सेल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है साथियों, उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। तो यहाँ आंसर साथियों आपका बिल्कुल यहाँ आयन मंडल होगा साथियों, क्या होगा, आयन मंडल आपका राइट आंसर होगा साथियों। आयन मंडल में क्या होता है, जो रेडियो तरंगे होती है साथियों वहां पे परावर्तित होती है, ध्यान रखिएगा आयन मंडल में ना। आगे देखिएगा वह बायोम जो हिम तथा बर्फ से ढके होते हैं साथियों, वह बायोम बताने जो हिम और बर्फ से ढके होते हैं कौन से होते हैं साथियों, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल टुंड्रा बायोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुंड्रा बायोम आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है साथियों, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, जयपुर, मसूरी, नागपुर या देहरादून वन अनुसंधान संस्थान साथियों, FRI फॉरेस्ट, बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर होगा साथियों देहरादून हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देहरादून के अंदर स्थित है साथियों, ठीक है ना। आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब लागू किया था साथियों, बताइएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को कब लागू करा था। तो साथियों यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल, अपन इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ 1 मई 2021 होगा साथियों, क्या होगा, 1 मई 2021 होगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब बता दूं साथियों 2023 और 24 बजट में थोड़ी सी तब्दीली करी है साथियों, यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा आपका जो था साथियों 10 लाख था उसको बढ़ाकर 25 लाख करा साथियों, 25 लाख कर दिया है, साथ में दुर्घटना बीमा 10 लाख कर दिया साथियों, कितना कर दिया, दुर्घटना बीमा 10 लाख कर दिया साथियों। इसके अंदर साथियों अब EWS को भी साथ में ऐड कर दिया साथियों, EWS जो कैटेगरी होती है उसको भी साथ में यहाँ पे शामिल कराया साथियों, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 10 लाख दुर्घटना बीमा और 25 लाख स्वास्थ्य बीमा, 1 मई 2021 से साथियों इसकी शुरुआत। आगे देखिए स्थानीय भाषा का उनालू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ साथियों, उनालू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, रबी फसल, जायद फसल या खरीफ या एक पक्षी, उनालू शब्द साथियों उनालू किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा रबी की फसल साथियों, रबी की फसल के लिए उनालू यहाँ आपके लिए साथियों ये प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। रबी की फसल को क्या कहते हैं, उनालू कहते हैं। देखिएगा साथियों रबी फसलें हैं कौन कौन सी, गेहूं, जौ, सरसों, मसूर, चना, है ना, ये सारी किसकी हैं साथियों, ये सारी आपकी हो जाएंगी बिल्कुल रबी की फसलें हो जाएंगी। और जो खरीफ की फसलें होती है साथियों उसको कहते हैं, जो क्या कहेंगे साथियों, ये उसको कहेंगे सियालू, 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 ठीक है ना। ये खरीफ की फसलों को बोलेंगे सियालू, और उनालू किसको बोलेंगे, रबी की फसल को। आगे देखो नेक्स्ट, राजफेड की स्थापना हुई थी साथियों, राजफेड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी राजफेड की स्थापना, बताओ साथियों राजफेड की स्थापना। साथियों यहाँ राजफेड की जो स्थापना हुई है किस उद्देश्य से हुई है ये पता होना चाहिए साथियों। इसका उद्देश्य है जो कृषि उत्पादन होती है साथियों उसमें बिक्री करने, कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध कराने साथियों, कृषि उत्पादन में की खरीद करने के लिए उद्देश्य से साथियों इसकी स्थापना करी गई है। तो इसकी स्थापना साथियों यहाँ पे होगी 26 नवंबर 1957, क्या होगा 26 नवंबर 1957 हो जाएगा। निःशुल्क दवा योजना में देश में प्रथम स्थान पर कौन है साथियों, निःशुल्क दवा योजना में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं साथियों। तो यहाँ पे आंसर चलेगा बिल्कुल C नंबर होगा, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, रेशम उत्पाद की क्रिया कहलाती है साथियों, रेशम उत्पाद की क्रिया क्या कहलाएगी, बिल्कुल रेशम उत्पाद की जो क्रिया कहलाती है साथियों सेरीकल्चर कहलाती है, क्या कहलाती है, सेरीकल्चर, रेशम उत्पाद से संबंधित हो जाए, कोई शक नहीं साथियों यहाँ पे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है साथियों। तो ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंगूरों की खेती क्या कहेंगे साथियों, अंगूरों की जो खेती होती है उसको क्या कहेंगे, अंगूरों की खेती को, तो
बिल्कुल विटीकल्चर कहेंगे साथियों, क्या कहेंगे, विटीकल्चर कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल आपका डी नंबर हो जाएगा साथियों, डी नंबर आंसर यहाँ पे 93 कर लीजिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया था साथियों, भारतीय संविधान सभा का गठन कब करा था साथियों, बताइएगा। संविधान सभा गठन कब किया था, 94 नंबर क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत साथियों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों, हाँ जी, 6 दिसंबर, भी आप डेट लिखना था लिख लीजिएगा, 6 दिसंबर 1946। आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था, रखा था साथियों। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये संविधान सभा के सामने, ये बताना आपको। तो इनमें से बताइएगा, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव या गांधी, कौन साथियों। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल आपका होगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो तीसरी बैठक थी साथियों, उसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने रखा था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण के साइबर कानून संबंधित है साथियों। साइबर जो कानून होते हैं संघ और राज्य के मध्य है, तो ये बताने हैं किसमें है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची में। तो यहाँ पे आंसर होगा अवशिष्ट विषयों के अंदर साथियों, अवशिष्ट विषयों में इसको शामिल किया गया है। संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय क्या है, संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर, सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार साथियों, क्या है, सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार आपका सही होगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में साथियों, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि का उल्लेख पूछा गया है किस अनुच्छेद में है साथियों, आर्टिकल राष्ट्र निर्वाचन की विधि। तो निर्वाचन पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे साथियों एक ही अनुच्छेद है जो आपका यहाँ पे मैच करता है, जो आर्टिकल आपका अनुच्छेद आपका 55 हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 55 साथियों यही है, बाकी करेगा, बाकी 95 भी साथियों, 105 भी, 115 भी नहीं, ठीक है ना, 105 आपका सही हो जाएगा साथियों। किससे संबंधित हो जाएगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये आर्टिकल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या किस अनुच्छेद में साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन बताइएगा किस अनुच्छेद के अंदर इसकी व्याख्या दी गई है, न्यायिक पुनरावलोकन साथियों। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे बात चल रही है न्यायिक पुनरावलोकन से, यानी कि साथियों सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई आर्टिकल हमारा यहाँ पे है, तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 99 का साथियों बी नंबर आंसर सही होगा, 137 नंबर आर्टिकल जो किससे संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन से। वह आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत ग्राम सभा का निर्माण कराया गया था साथियों, ग्राम सभा का निर्माण पूछा गया, कौन सा आर्टिकल के तहत कराई गई थी साथियों। तो बताइएगा क्या आंसर होगा साथियों, ग्राम सभा की आप गणपूर्ति बता दो साथियों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में गणपूर्ति बता दो ग्राम सभा की। तो देखिएगा साथियों आर्टिकल आपका 100 नंबर का होगा, बिल्कुल अनुच्छेद आपका 243A हो जाएगा साथियों, 243A आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी साथियों, तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और साथियों अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करें साथियों। बहुत ही कम साथी होते हैं जो इस क्लास को देख पाते हैं, तो ये साथियों एक दूसरे साथियों तक भी क्लास पहुँचा दो। नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है साथियों, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है ये बताना है साथियों। 5 लाख से जो ज़्यादा जनसंख्या होती है साथियों, वहाँ पे अपन नगर निगम होते हैं। जहाँ पे जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा होगी वो आपके नगर निगम कहलाएंगे, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर साथियों यहाँ पे होगा मेयर कहलाता है, क्या कहलाता है, मेयर कहलाता है। आगे देखिएगा, नगर पालिका निर्माण हेतु प्रस्तावित जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, नगर पालिका निर्माण हेतु प्रस्तावित जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, अभी हमने बात ही करी थी साथियों, बताइएगा कितनी होनी चाहिए। नगर पालिका पूछे जा रहा है आपसे, नगर निगम की हमने बात करी, नगर पालिका, तो यहाँ पे आंसर होगा 3 लाख से अधिक साथियों, क्या होगा, 3 लाख से अधिक आपका राइट आंसर होगा। 102 का एक आपका आंसर होगा साथियों, बिल्कुल 1 नंबर होगा। आगे देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है साथियों, राजनीतिक दलों जो होते हैं जैसे भी ये पार्टी वगैरह होती देखी होगी आपने, इनको मान्यता कौन देता है, राष्ट्रपति, चुनाव, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनको मान्यता कौन देगा साथियों। जैसे राजनीतिक दल आप भी बना सकते हो, जैसे किसान दल हो जाएगा साथियों, किसान दल है ना, तो बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे चुनाव आयोग साथियों इनको मान्यता देता है, कौन देता है, चुनाव आयोग इनको मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है साथियों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है बताइएगा। आपका 104 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिएगा साथियों, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो गलत है साथियों, ये तो गलत हो गया ना। संसद राष्ट्रपति
और 2 सदनों से मिलकर बनेगी साथियों। बिल्कुल, राष्ट्रपति और 2 सदन के साथ ही मिलती है संसद, ये तो सही है। तो इसका मतलब होगा केवल 2 ही सही है हमारा। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर सही हो सकता है साथियों। बिल्कुल 104 का कमेंट करिएगा, 104 का 2 नंबर सही होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा साथियों? आरपीएससी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे लंबा कार्यकाल किसका है साथियों? CR चौधरी, DS तिवारी, यतिंदर सिंह या मोहम्मद याकूब? 105 का बताना है साथियों। तो सबसे लंबा काल, हाँ जी, DS तिवारी का होगा साथियों। DS तिवारी बी नंबर आंसर होगा साथियों। इसका जो कार्यकाल है 1951 से लगाकर 1958 के मध्य, 1951 से लगाकर 1958 आपका राइट आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया साथियों? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन साथियों, उनका दर्जा किसने दिया था साथियों? कौन सा जो संविधान संशोधन, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत इसको मिला था साथियों? बिल्कुल 69वां हो जाएगा साथियों। 69वां जो संविधान संशोधन 1991 साथियों, इसके तहत ही इसको क्या मिला है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया है साथियों। ठीक है ना, आगे देखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है? संबंधित नहीं है साथियों। देखिएगा, जो नहीं है वो पूछा जा रहा है आपका, तो सरकारिया आयोग, राजमनार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पुंछिज आयोग है। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, यहाँ पे इंद्रजीत गुप्ता समिति होगी साथियों। इंद्रजीत गुप्ता समिति आपका राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है साथियों। विश्व व्यापार संगठन का आपको बताना है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या इंग्लैंड में साथियों? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताना आपको। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी साथियों। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1995 में। इसका जो साथियों मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड साथियों। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो जाएगा, जिनेवा के अंदर। तो यहाँ पे 108 का आपका बी नंबर हो जाएगा साथियों सही। इसमें सदस्य टोटल है देश कितने? 164 देश सदस्य हैं। आगे देखिए, वर्तमान में SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है साथियों? SDR का मूल्य पूछा गया आपसे, कितनी मुद्रा के आधार पर किया जाता है? यहाँ आंसर होगा बिल्कुल 5 मुद्रा हो जाएगी साथियों। कौन सी हो जाएगी? 5 मुद्रा हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना, तो अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी, जापानी और ब्रिटिश पाउंड, ये आपके 5 है जो। आगे देखो नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या साथियों? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य बताना आपको। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा आपका? समृद्धि, लाभ बढ़ाना, सामाजिक कल्याण व सुरक्षा। बिल्कुल सामाजिक कल्याण व सुरक्षा साथियों। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर सही होगा। 10 के नोट पे हस्ताक्षर कौन करता है साथियों? 10 के नोट पे सिग्नेचर कौन करेगा? बताइएगा जल्दी जल्दी। तो क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? 111 का। तो बताइएगा साथियों, यहाँ पे जो आंसर होगा बिल्कुल गवर्नर होगा साथियों। किसका? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का गवर्नर साथियों इस पे हस्ताक्षर करता है। ये 10 के नोट पे नहीं करता साथियों। यहाँ 20 आपका 50 का भी नोट हो जाएगा, यहाँ 100 का भी नोट हो जाएगा, यहाँ आपका अभी 200 का हो जाएगा साथियों प्रचलित के अंदर जो वर्तमान में है, 500 का नोट हो जाएगा, यहाँ 2000 का नोट भी हो जाएगा। इन सभी पे साथियों RBI का जो गवर्नर होता है वही सिग्नेचर करता है। ब्याज दर ऊंची होने पर साख की मात्रा साथियों, ब्याज दर जब ऊंची होगी साख की मात्रा क्या होगी? बिल्कुल साख की मात्रा कम हो जाती है साथियों। क्या हो जाती है? साख की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख स्वयं पूंजी नहीं है साथियों बिल्कुल, बल्कि वह पूंजी के निर्माण में सहायता करती है। सही है या गलत है ये बताइएगा। तो बिल्कुल ये साथियों सही है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये साख स्वयं पूंजी नहीं होती बल्कि वह पूंजी के निर्माण में सहायता करती है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूक आवश्यक है साथियों। उपभोक्ता जागरूक आवश्यक है, क्यों है? बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? उच्च जीवन स्तर हेतु साथियों, शोषण से बचाव के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए साथियों, और डी नंबर आंसर साथियों। कई बार क्या होता है, थोड़े ऑप्शन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। हर बार जो डी ऑप्शन होता है साथियों वो सही नहीं होगा, देख लीजिएगा सर। आपको थोड़ा सा भ्रामक करने के लिए क्वेश्चन आपको डाला जाता है, तो सारे ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर दीजिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार कब लागू किया साथियों? सूचना पाने का जो अधिकार है RTI कब लागू किया साथियों? बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा साथियों? ये अधिनियम कब आया था? 15 जून 2005 को ये लागू पूछा जा रहा है आपसे। तो लागू यहाँ पे आंसर होगा अक्टूबर 2005 हो जाएगा साथियों। अक्टूबर 2005 यानी कि अक्टूबर कौन सा? अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 को साथियों क्या हुआ था? ये सूचना पाने का अधिकार लागू हुआ साथियों। यानी कि आप कोई भी विभाग साथियों, कोई भी विभाग की आप किसी भी प्रकार की जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप साथियों 10 रुपये का साथियों साथ में क्या लगेगा? पोस्टल ऑर्डर लगेगा। क्या होना चाहिए साथियों? यहाँ पे आप BPL परिवार से संबंधित हैं तो ये 10 रुपये भी आपके नहीं लगने वाले हैं। ठीक है,
देखिएगा मानव विकास का प्रमुख तत्व नहीं है साथियों। मानव विकास का प्रमुख तत्व क्यों नहीं है, क्या नहीं है साथियों बताइएगा। शिक्षा, दीर्घ व स्वस्थ जीवन, उच्च जीवन स्तर या बेरोजगारी। मानव विकास का प्रमुख तत्व जो नहीं है साथियों, प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पहुंच गए होंगे आप। बेरोजगारी साथियों, बेरोजगारी से क्या मतलब है, शिक्षा होगा साथियों, दीर्घ व स्वस्थ जीवन, उच्च जीवन स्तर, ये तो सारे हैं, लेकिन बेरोजगारी से यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं है साथियों। आगे देखिएगा, आगे 117 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना करी गई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना करी गई साथियों, क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर सही होगा, राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर साथियों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसके सिफारिश पर करी गई है, राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर करी गई है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या बताइएगा। 2016 में बता दूं साथियों आपको मैं यहाँ पे, 2016 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जो आय थी साथियों वो 1670 रुपये थी। कितनी थी, प्रत्येक व्यक्ति आय थी 1670 रुपये साथियों। और विश्व बैंक द्वारा साथियों 164 में से 112 स्थान पर अपने थे। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 1 नंबर होगा सेवा क्षेत्र साथियों। भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, सेवा क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, सस्ती दरों पर राशन कहाँ मिलता है। सस्ती दरों पर साथियों राशन आपको पता है कहाँ मिलेगा, जल्दी से बताओ, सस्ती दरों पर राशन कहाँ मिलेगा। बिल्कुल उचित मूल्य की दुकान में मिलेगा साथियों। उचित मूल्य दुकान आपने देखी होगी, गाँव के अंदर है ये साथियों। तो उचित मूल्य जहाँ दुकान होती है वहाँ पे सस्ता मिलता है साथियों आपका राशन। राजस्थान में कितनी 1 मार्क प्रयोगशाला है, 1 मार्क प्रयोगशाला बतानी है, राजस्थान में कितनी है बताओ, 1 मार्क साथियों। तो ये है राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है, अलवर, भरतपुर, जयपुर, ब्यावर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, निवाई। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं आप, बिल्कुल बी नंबर आंसर आप सही कर लेंगे। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था साथियों। खानवा का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है, 17 मार्च मैं लिख दे रहा हूँ, 17 मार्च 1527 साथियों, ये खानवा का युद्ध। अब ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था ये बताना है आपको। बिल्कुल महाराणा सांगा और बाबर के मध्य साथियों। महाराणा सांगा वर्सेस कौन था साथियों, बाबर था साथियों, ठीक है ना। किसके मध्य, बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है ना। तो प्राणा सांगा साथियों इसमें हार जाता है। आगे देखिएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है साथियों, बिल्कुल बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई थी साथियों। जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर आधारित थी उसे जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था साथियों, किसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था ये बताना आपको। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा साथियों। हमने इस क्वेश्चन की पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था साथियों। अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया था बिंदुसार के शासनकाल के अंदर, तो किसका शासनकाल का साथियों इनको कार्यभार दिया था। यहाँ पे आंसर होगा साथियों तक्षशिला और उज्जैनी, यानी कि ए और बी दोनों आपका राइट आंसर होगा। 123 का आपका सी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया साथियों, कौन अध्यक्ष हो जाएंगे, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बी डी कल्ला हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, बी डी कल्ला आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्यों बनेगा साथियों, देखिए बात कर लेते हैं। जो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1994 गठन होता है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल, याद करिएगा साथियों, कृष्ण कुमार गोयल, ठीक है ना। इसके बाद में साथियों कौन अध्यक्ष बनता है, हीरालाल देवपुरा सेकेंड वाला। थर्ड वाला कौन है साथियों, थर्ड वाला माणिकचंद सुराणा। चौथा बी डी कल्ला। पांचवा कौन सा हो जाएगा, ज्योति किरण हो जाएगी। छठा कौन सा साथियों, छठा तो वर्तमान में है ही प्रद्युम्न सिंह, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था साथियों, अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युम्न सिंह है जो वर्तमान में साथियों, ठीक है ना, वर्तमान में। ये चौथे वित्त आयोग के साथियों, चौथे वित्त आयोग यानी कि कब से कब तक साथियों, 2011 से लगाकर 2010 से 2011 में साथियों। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की है, छावनी बोर्ड की, तो यहाँ भी सिंपल क्वेश्चन है, नसीराबाद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा साथियों, भाग नंबर 4 है। टोटल सिर्फ 25 क्वेश्चन बचे हैं। 10 से या 15 मिनट का समय लगेगा साथियों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सामाजिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है साथियों? सामाजिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि बतानी है आपको कौन सी हो जाएगी। तो सबसे सर्वाधिक विधि साथियों कौन हो जाएगी? सेकेंद्रीय विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सेकेंद्रीय विधि आपकी हो जाएगी यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखिएगा, कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है साथियों? असत्य कथन की यहाँ पे पहचान करनी है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे ऐसा कथन कौन कौन सा है? अध्यापक को छात्रों से केवल तीव्र बुद्धि वाले प्रश्न ही पूछने चाहिए। देखिएगा, अध्यापकों को छात्रों से केवल तीव्र बुद्धि वालों से प्रश्न पूछने चाहिए साथियों। बिल्कुल गलत बात है। सभी क्वेश्चन सभी लोगों से पूछने चाहिए तो ना। अध्यापक को केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। गलत बात है, सभी पे देना चाहिए। अध्यापक को शिक्षण के दौरान लगातार बोलना चाहिए, तनिक भी उपराम नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ठीक है ना। ये सारे गलत हैं। इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो बालकों में संवेद रूपी ज्ञान अर्जन करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, किसके द्वारा दी गई है साथियों? तो बिल्कुल यहाँ पे होगा, ये परिभाषा एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है साथियों। किसके द्वारा दी गई है? एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है। समस्या समाधान विधि को आधुनिक वैज्ञानिकता प्रदान करने का श्रेय किससे जाता है? किसे जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे होगा जॉन डेवी और किलपैट्रिक को, यानी कि दोनों को जाएगा साथियों। ए और बी दोनों सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिंतन की कौन सी विशेषता साथियों? चिंतन की विशेषता बतानी है, कौन सी हो जाएगी चिंतन की विशेषता साथियों? यहाँ चिंतन की विशेषता कौन सी है? चिंतन एक वाद विवाद है साथियों। चिंतन एक कौशल है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है साथियों। डी नंबर आंसर यहाँ पे सही। पूछताछ विधि है साथियों। पूछताछ विधि है साथियों। कौन सी है? पूछताछ विधि। बिल्कुल पूछताछ विधि साथियों अत्यधिक छात्र केंद्रित है और अत्यधिक शिक्षक केंद्रित है साथियों। ए और बी दोनों यहाँ भी सही आपका। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए साथियों। शिक्षण अधिगम की जो सामग्री होती है उसका चयन किसके आधार पे होना चाहिए? बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे होना चाहिए साथियों। किसके आधार पे होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर साथियों विधार होना चाहिए, ठीक है ना। उनके अनुभव समझ आयु के अनुसार होना चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 133 है। एक व्यक्ति का विस्तृत अध्ययन जिसका उद्देश्य है संबंधित व्यक्ति को समायोजित होने में सहायता करना है, यह क्या कहलाएगा साथियों? बिल्कुल ये क्या कहलाएगा? बिल्कुल ये व्यक्ति अध्ययन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्ति अध्ययन कहलाएगा। हरबटिया पंचपद शिक्षण प्रणाली का पद नहीं है साथियों। जो नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? प्रस्तावना है, स्पंद है और विधि है साथियों। तो पुनरावलोकन यहाँ पे आंसर होगा जो साथियों नहीं है, ठीक है ना। पुनरावलोकन इसका नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति पद्धति की प्रयोजना है साथियों। सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति पद्धति की प्रयोजना पूछी जा रही है आपसे, तो देखिएगा आत्म नियंत्रण निर्देशन है, सेमिनार वर्ग प्रयोजना है, पैनल चर्चा है साथियों। यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्ट नंबर 5 आ गया, शैक्षणिक मनोविज्ञान साथियों। अपन थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के जो लेखक है साथियों वो है जॉन मेयर। कौन है साथियों? जॉन मेयर हो जाएंगे। आगे बढ़े साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व साथियों वंशानुक्रम वातावरण। बताइएगा केवल एक सही या एक दो दोनों सही या केवल दो या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा साथियों। वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे साथियों। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है इस पे और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है साथियों, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों? यहाँ पे जो सत्य कथन नहीं है वही पहचान करना है। आईक्यू के विपरीत सार्वजनिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है साथियों। बिल्कुल ये तो सही है। सार्वजनिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है, ये आ गया गलत ही हमारा, ठीक है ना। है साथियों, सार्वजनिक बुद्धि एक इकाई क्षमता क्या है, ठीक है ना। मेयर स्केल सार्वजनिक बुद्धि को मापने का उपकरण है। स्केल सार्वजनिकों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं साथियों, ये सही है। यहाँ पे आंसर होगा हमारा कौन सा? बी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। 139 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं साथियों। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है साथियों। कौन कौन से कारक हो जाएंगे? तो यहाँ भी आप डी नंबर लगा सकते हैं साथियों, कोई बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। वातावरण है, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा साथियों, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था। तो यहाँ पे आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिएगा 140 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है। जो नई विशेषता आपको उसी की पहचान करनी है। तो देखिएगा साथियों, रूपांतर की योग्यता साथियों, ये तो विशेषता है। किसी परिस्थिति की प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन साथियों, ये नहीं है, ठीक है ना, यह नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्भाषित करने की योग्यता साथियों, केंद्र व विमोख उत्पादन की योग्यता साथियों, ये सही हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर आंसर होगा यहाँ पे। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता वह है साथियों। प्रथम अवस्था में पूछा गया पियाजे के अनुसार, तो क्या आंसर होगा? प्रथम अवस्था कौन सी होती है साथियों? 0 से 2 वर्ष। कौन सी? 0 से 2 वर्ष पियाजे के अनुसार, ठीक है ना। तो यहां आंसर क्या होगा? इंद्रियों का प्रयोग साथियों, क्या होगा? इंद्रियों के प्रयोग से सीखेगा, इंद्रियों के प्रयोग से सीखेगा साथियों। यहां पे आंसर 1 नंबर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कता की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा साथियों? तो बताइएगा किस अवस्था के अंतर्गत आएगा यह। तो यहाँ क्या होगा साथियों? बिल्कुल एक अच्छा लड़का या लड़की अभिमुखीकरण साथियों, क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण हो जाएगा, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है साथियों। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? बताइएगा। परंपरागत जो नैतिक अवस्था होती है साथियों, वो होती है 10 से लगाकर 13 वर्ष के मध्य, परंपरागत नैतिक अवस्था। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 143 का बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। नैतिकता का परंपरागत स्तर साथियों, नैतिकता का परंपरागत स्तर जिनकी अवस्था क्या क्या होती है? 10 से 13 वर्ष। देखिएगा साथियों, आपके सामने 144 नंबर क्वेश्चन है। अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है साथियों। अनुभवों के कारण साथियों जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो भी स्थायी होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? बिल्कुल यहाँ पे कहलाएंगे अधिगम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे साथियों? अधिगम कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का हास संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पहले एग्जाम में ये पूछे गए, रीट में तो स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा ही गया साथियों। तो क्या है? पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्या होगा साथियों? यहाँ पे आंसर होगा डिसलेक्सिया होगा साथियों। क्या होगा? जो पढ़ने में हो तो डिसलेक्सिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 146 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, अंतिम दौर में हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाइएगा साथियों। अंत में आप भूल जाते हैं तो आप ये पहले कर दें साथियों काम। भाग 6 है, सूचना तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपके 5 है साथियों। देखिएगा, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है साथियों? किसी मानक फ्लॉपी में कितना डाटा भरा जा सकता है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1.44 MB साथियों, 1.44 MB यहाँ पे आंसर सही होगा आपका। तो यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर सही। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य समृद्धि कहा जाता है साथियों? कंप्यूटर की मुख्य समृद्धि किसको कहेंगे? रैम या इप्रेम या रोम को किसको कहेंगे साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों, रैम को कहेंगे। किसे कहेंगे? RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी साथियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साथियों? जनक पूछा जा रहा है आपसे, तो कंप्यूटर का जनक साथियों किसे कहेंगे? चार्ल्स बेबज को कहेंगे साथियों, चार्ल्स बेबज को कहेंगे। इन्होंने सबसे पहले 1812 में साथियों डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था साथियों। आगे देखिएगा, आपके सामने है 149 नंबर क्वेश्चन है। CD रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है साथियों? किसकी जरूरत होगी CD रोम को पढ़ने के लिए? तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल CD रोम को पढ़ने के लिए। तो यहाँ आंसर क्या होगा साथियों? 149 का 1 नंबर होगा साथियों। लेजर किरण की आवश्यकता होती है। लेजर किरण क्या करता है साथियों? अब पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, एक जो CD को पढ़ने के लिए क्या होती है? एक पॉलीकार्बोनेट परत पर 780 nm तरंग दैर्ध्य की सेमीकंडक्टर लेजर किरण साथियों डाली जाती है, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास फिलिप्स व सोनी कंपनी द्वारा वर्ष 1982 में करा गया साथियों। आगे देखिए, कंप्यूटरों के लिए IC चिप प्राय किसके पदार्थ की बनी होती है साथियों? IC चिप किसके पदार्थ की बनी होती है? लास्ट क्वेश्चन है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भाग मत जाइएगा साथियों। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें करके जाइएगा साथियों। कहीं आप छोड़ के चले जाओ और फिर है ना, हमारी मेहनत इतनी
आगे देखेगा साथियों ये सिलिकॉन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन से बनी होती है। यहाँ पे आंसर 150। सभी साथियों का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए साथियों, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के बाद हमारी क्लास करने की क्लास आएगी साथियों, उसको भी आप अटेंड करिएगा, आपके लिए वो भी क्लास इंपॉर्टेंट बनती है साथियों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।